हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्टिकल 33, 34 एंड 35, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आर्टिकल 33, 34 एंड 35। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 33 मेनली बात कर रहा है आपके आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकती है जिनसे कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सम स्पेसिफिक कैटेगरी। अब ये स्पेसिफिक कैटेगरी जो है जिसकी बात हो रही है उसमें मेनली वो फोर्सेस आपकी इंक्लूडेड रहती हैं जो कि डील करती हैं सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री के साथ। तो ये बात आपको समझ आ गई है। अब इस आर्टिकल के अंदर 4 तरह की ऐसी कैटेगरीज मेंशन की गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, देखिए। पहले आ जाते हैं आपके पास मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस में आपके सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, नेवी भी आ जाती है, एयर फोर्स भी आ जाती है, देन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भी आ जाएगी, देन बीएसएफ आ जाएगी, एंड ऐसी बहुत सारी फोर्सेस जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। देन अब आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उसमें 2 तरह के मेंबर्स होते हैं हमारे पास। वो कौन कौन से, पहले वो जो कि लड़ाई के अंदर या वॉर के अंदर फिजिकली अपनी अपेयरेंस शो करते हैं, मींस फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। या तो वो लोग कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिससे कि वॉर वो विन कर सके, या फिजिकली लाइक सोल्जर्स वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे एंड लड़ेंगे हमारे देश के लिए। उन्हें बोला जाता है कॉम्बैट विंग। दूसरी तरह के मेंबर्स वो होते हैं जो कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज इस कॉम्बैट विंग को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन कॉम्बैट विंग। अब कॉम्बैट विंग में आप क्या जाते हैं, सोल्जर्स, ल्यूटिनेंट्स, कैप्टन, मेजर, कमांडर, जनरल, कुछ ऐसे लोग जो कि फिजिकली वहां पे रह के फाइट करेंगे। एंड नॉन कॉम्बैट विंग में वो लोग जो कि इनकी हेल्प करते हैं, वो खुद लड़ने नहीं जाते हैं, लाइक चौकीदार, देन बावर्ची, देन ड्राइवर्स एटसेट्रा। तो इन सभी मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट बाय मेकिंग एनी लॉ। द नेक्स्ट कैटेगरी इज मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है आपके पास पुलिस फोर्स। अब पुलिस फोर्स जो काम कर रही है वो बेसिकली उस एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। तो ऐसी जितनी भी फोर्सेस हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर रही हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट बाय मेकिंग एनी लॉ। द नेक्स्ट कैटेगरी इज पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट फॉर ए पर्पज ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ने से ही समझ आ गया होगा कि बात हो रही है इंटेलिजेंस की, मींस इंटेलिजेंस ब्यूरो, रो, कुछ ऐसी एजेंसीज की बात हो रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेशन की सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा बाय मेकिंग एनी लॉ। द नेक्स्ट कैटेगरी इज जो भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में डिफाइन की गई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो भी पर्सन एम्प्लॉयड होगा उनके फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट बाय मेकिंग एनी लॉ। तो ये कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है कि स्पेसिफिकली इन कैटेगरी ऑफ पर्संस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई है पार्लियामेंट को। तो इसका आंसर ये है दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, वॉर हो जाती है जिसमें कि नॉर्मल पर्सन जो है वो अपने घरों में इजीली रह सकता है, बट वहां पे लड़ने के लिए कोई ना कोई इंसान तो होना ही चाहिए। अब उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर ये लोग भी ऐसे बैठ जाएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं एंड हमें ये काम नहीं करना है, हमें इस टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए था, या हमें ये फाइट नहीं करनी है, कुछ ऐसी चीजें अगर वो कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि वो लोग बेसिकली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से मना कर रहे हैं। तो इस केस में होता क्या है कि पार्लियामेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कोई भी ऐसा लॉ लाके, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर
एक डिसिप्लिन मेंटेन रह सके एंड वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये बात भी आपको समझ आ गई कि क्यों इनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है पार्लियामेंट। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, लाइक आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950। तो ये जो मेजर 3 फोर्सेस हैं आपकी इंडिया की, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इनके लिए एक्ट जो बना था वो बना था कब? 1950 में। तो ईयर एंड एक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। देन पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन एंड राइट्स एक्ट 1966, देन बीएसएफ एक्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, एंड ऐसे बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो पार्लियामेंट लेके आई है। देन कुछ चीजें आपको और यहाँ पे समझनी है, वो क्या कि ये जो पावर है फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी लॉ बनाने की या फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कोई भी लॉ बनाने की, ये केवल पार्लियामेंट को ही दी जाती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरी चीज, अब क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये डील कर रहा है आपका आर्म्ड फोर्सेस के साथ, आपको ये चीज पता ही होगी दैट आर्म फोर्सेस में अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। एंड जो कोर्ट मार्शल है, इसका जो बेसिकली केस चलता है वो इनके सेपरेट कोर्ट्स होते हैं या ट्रिब्यूनल्स होते हैं जहाँ पे इनका केस चलता है। अब उस केस के अंदर वो जो अफेक्टेड पर्सन होगा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकता, एंड इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन आर्मी कोर्ट्स और आर्मी ट्रिब्यूनल्स से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने किस बिना पे इस पर्सन का कोर्ट मार्शल किया है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केसेस पे रिट्स इशू नहीं कर सकते। अब ऐसा भी नहीं है दैट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पे आर्मी के कोर्ट्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं कुछ हद तक, बट जब बात आ जाती है फंडामेंटल राइट्स की और कोर्ट मार्शल की तो वहां पे ये लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते हैं, क्योंकि बात आ जाती है यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की। एंड नेशनल सिक्योरिटी की जहाँ पे बात आ जाती है तो नॉर्मली ये जो कोर्ट्स हैं वो जो अपना डिसीजन देते हैं वो बेसिकली पार्लियामेंट के हक में या फिर नेशन के हक में ही आता है हर बार। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिकल 33 बेसिकली बात करता है आर्म्ड फोर्सेस एंड उनके राइट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 34। अब आर्टिकल 34 यहाँ पे बात कर रहा है मार्शल लॉ के बारे में। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल 34 में पार्लियामेंट को ये पावर मिली है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है या उसके बेसिस पे कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं जिसमें कि नॉर्मल सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं या दोनों ही सफर कर रहे हैं, तो उसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो बाय फोर्स उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवा सकती है, जिसे कि हम बोलते हैं क्या? मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ इम्पोज करने की पावर यहाँ पे पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 34 में। अब मार्शल लॉ जैसी ही एक सिमिलर चीज आपने सुनी है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, मार्शल लॉ जो है वो अफेक्ट करता है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को, जबकि नेशनल इमरजेंसी ना केवल पर्टिकुलर एरिया बल्कि वो पूरे के पूरे नेशन में भी लगाई जा सकती है। ये चीज आपको क्लियर है। दूसरी, मार्शल लॉ जो है वो अफेक्ट करता है सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को। दूसरी तरफ जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपके अफेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को भी, फेडरल स्कीम को भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड ऐसे बहुत सारी चीजों को। अब आप खुद ही देख लीजिए, जब भी कहीं पे नेशनल इमरजेंसी लगती है वहां पे क्या होता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। कौन कौन से नहीं होते हैं? राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो ये दो जो फंडामेंटल राइट हैं वो आपके रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, बाकी सब फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरा, अब किसी अगर पर्टिकुलर रीजन की गवर्नमेंट का कंट्रोल उस रीजन के ऊपर है तो वो बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है अब सेंटर के पास। तो जो फेडरल सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो उसका यहाँ पे रोल खत्म हो जाता है कंप्लीटली। देन अब मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया जाता है अगर कहीं पे ब्रेक डाउन होता है लॉ एंड ऑर्डर का। तो बाय फोर्स ये बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है, कोई इंसान उसका उल्लंघन कर रहा है अपनी दहशत फैला के या कुछ ऐसे दंगे फसाद करके जिससे कि वहां के नॉर्मल सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट दोनों सफर कर रहे हैं, तो उसमें पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो मार्शल लॉ इम्पोज कर सकती है। अब मार्शल लॉ में बेसिकली होता क्या है
कि आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में वो पावर दे दी जाती है कि आपको कुछ भी करना पड़े आप कीजिए, बस यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। तो उस केस में जो भी लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मींस सारे ऑफिशियल्स आर्म्ड फोर्सेस के जो भी एम्प्लॉय हुए हैं वहां पे, वो अगर किसी इंसान को शूट भी कर देते हैं या जेल में डाल दे रहे हैं या जान से मार दे रहे हैं, तो उन पे भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो कितना खतरनाक होता है मार्शल लॉ, ये आपको पता ही होगा। एंड आजादी से लेके अभी तक हमारे देश में एक बार भी मार्शल लॉ इम्पोज नहीं किया गया, जबकि नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इम्पोज की गई थी, वो भी फालतू सा कोई रीजन था जिसकी वजह से वो इम्पोज की गई थी। एंड इम्पोज होने के कारण क्या मेंशन है आपके संविधान में कि अगर कोई वॉर छिड़ जाती है तब नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है तब नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है तब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। तो ये चीजें आपको क्लियर है। देन हमारे संविधान में मार्शल लॉ को लेके कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है मार्शल लॉ को लेके हमारे संविधान में, जबकि एक पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका गिवन है जो कि डेडिकेटेड है इमरजेंसी प्रोविजंस को लेके, जो कि हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी के बीच में। चलिए दोबारा से जंप करते हैं आर्टिकल 34 पे ही। अब आर्टिकल 34 में पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। देखिए, पहली तो वो इम्पोज कर सकती है मार्शल लॉ। दूसरा, दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्ट इन दैट एरिया वेयर मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड। तो जहां पे मार्शल लॉ इम्पोज होता है वहां के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अब मैंने आपको ये चीज बताई है कि मार्शल लॉ जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू नेशनल इमरजेंसी। वो क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के केस में आपके दो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। कौन से? राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। मींस नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर किसी इंसान का अरेस्ट हो जाता है तो उसका कोई रिलेटिव रिट पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, एंड उसके रिस्पॉन्स में हीबियस कॉर्पस इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बट मार्शल लॉ के केस में क्या है कि आपके सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। मींस आपका जीने का अधिकार भी खत्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि आर्म फोर्सेस को अगर आप पे शक हो जाता है कि आप वो दंगे फसाद कर रहे हैं तो वो आपको शूट भी कर सकते हैं और आपकी वहां पे मृत्यु भी हो सकती है। एंड इस पे जिस पर्सन ने आपको शूट किया था उस पे कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। एंड दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जब मार्शल लॉ लगता है तब रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस भी सस्पेंड कर दी जाती है। मींस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट भी आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट भी यही लिखा है दैट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजंस कैन पनिश द सिटीजंस इवन कंडेम देम टू डेथ। तो वही चीज यहाँ पे बताई है आपको मैंने, दैट मार्शल लॉ के केस में वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी को मार भी सकते हैं। एंड बेसिकली कोई भी एक्ट अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पे ये भी पावर होती है कि वो उनको सजा से माफ कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको समझ आ गई होंगी। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 35। अब आर्टिकल 35 में बेसिकली ये कहा गया है कि जो भी पावर्स हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, मींस या तो आपको फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लॉ बनाना है या फिर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए लॉ बनाना है, तो वो जो पावर है लॉ बनाने की वो आपकी पार्लियामेंट को दी जाती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स को। अब इसका बेसिकली रीजन क्या है कि यहाँ पे पार्लियामेंट को ही ये पावर दी जा रही है। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो यूनिफॉर्म नेचर है उनका। मींस अगर JNK का कोई पर्सन है तो उसके पास भी वही फंडामेंटल राइट्स होंगे जो कि एक केरला में रहने वाले पर्सन के होंगे। तो अगर इनमें आपको चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, या इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है या एनफोर्समेंट के लिए कोई लॉ बनाना है, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि JNK गवर्नमेंट के पास ये राइट्स आ जाएं कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई लॉ बना सकें, तो वो अपने सिटीजन्स के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि वो एक यूनिफॉर्मिटी जो है फंडामेंटल राइट्स में वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये यूनिफॉर्मिटी कायम रहे इसके लिए ये जो पावर है ये पार्लियामेंट को दी जाती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। तो ये चीजें आपको समझ आ गई।
कुछ एक प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं दैट पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या क्या कर सकती है। देखिए, द पार्लियामेंट शैल हैव पावर्स टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स। और ये जो मैटर्स हैं इनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई अधिकार नहीं है कि वो लॉ बनाए। अब वो कौन कौन से, देखिए आर्टिकल 16 हमने देखा था। आर्टिकल 16 में हमने क्या देखा था कि हमारा ये अधिकार है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमें इक्वालिटी देखने को मिले, मींस इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। अब उसमें क्या है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रीजन। वो कैसे, अब मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया जहां पे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो कि हिमाचल प्रदेश के रीजन को अच्छे से समझते हो, उसके कल्चर को अच्छे से समझते हो एंड वहां की लोकल लैंग्वेज को अच्छे से समझते हो। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो उस पोस्ट के लिए वो अलो कर सके कि वो जो एप्लीकेंट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करेंगे एंड बाहर का कोई इंसान जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। ये आपको पता है। देन नेक्स्ट क्या है, एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 की बात हो रही है। अब आर्टिकल 32 में हम लोगों ने देखा था दैट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ जाती है 32 के तहत कि वो रिट्स इशू कर सके। हाई कोर्ट्स के पास ये पावर आती है 226 के तहत कि वो रिट्स इशू कर सके। देन अब पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वो किसी भी अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकती है कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड ऑल काइंड ऑफ रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं पिछली वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक तो आप उसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग the application of fundamental rights to members of armed forces, police forces, etc. बात हो रही है आर्टिकल 33 की। अब इसी लेक्चर की पिछली स्लाइड्स में हमने देखा है कि आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट के पास ये पावर थी कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेस की या उन फोर्सेस के मेंबर्स की जो कि नेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे काम करती हैं। तो वो जो 4 कैटेगरीज मेंशन की थी उस कैटेगरी में अगर कोई भी पर्सन है तो उसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय मेकिंग एनी लॉ बाय पार्लियामेंट। ये भी आपको समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट इसमें मेंशन किया हुआ है इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया। अब ये बात हो रही है आर्टिकल 34 की। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो इम्पोज कर सकती है मार्शल लॉ। एंड दूसरा कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भेजा गया था एंड अगर उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी एक्ट कर रहा है, मींस वो इवन अगर किसी की जान भी ले रहा है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को माफ कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है। देन पार्लियामेंट शैल हैव पावर्स टू मेक लॉज फॉर प्रेस्क्राइबिंग पनिशमेंट for those acts that are declared to be offenses under the fundamental rights। अब यहाँ पे पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स हैं जिसमें कि वो पनिशमेंट्स को भी प्रेस्क्राइब कर सकती है बाय मेकिंग लॉज। अनटचेबिलिटी मींस आर्टिकल 17 के केस में ऐसा किया जा सकता है एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23 के केस में भी ऐसा किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन है that any law in force at the commencement of the constitution with respect to any of the matters specified above is to continue in force until altered or repealed or amended by the parliament। मतलब कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी वो तब तक के लिए वैलिड होगा जब तक कि पार्लियामेंट खुद उसको ऑल्टर, रिपील और अमेंड नहीं कर देती। तो ये चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं खत्म। बट क्वेश्चन आता है यहाँ पे ये कि क्या फंडामेंटल राइट्स के बाहर भी मींस पार्ट 3 के बाहर भी हमारे क्या कोई राइट्स हैं? तो बिल्कुल है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला जाता है आपके पास नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब ये जो राइट है आपका ये पार्ट 3 में नहीं गिवन है, ये आ जाता है आपका पार्ट 12 में अंडर आर्टिकल 265। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास No person shall be deprived of his property save by authority of law। ये भी आपका पार्ट 12 में है एंड आर्टिकल 300A में है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है राइट टू प्रॉपर्टी की।
जो कि पहले कहाँ पे था, आर्टिकल 31 में, एंड उसको शिफ्ट किया गया था आर्टिकल 300A में एज अवर लीगल राइट। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। ये आपका पार्ट 13 में एंड आर्टिकल 301 में। अब इस केस में होता क्या है कि ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट पेटिशन फाइल नहीं कर सकते इन केस अगर ये राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 आपका एक फंडामेंटल राइट है, एंड आर्टिकल 32 में हमने देखा था कि वो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है आपके पार्ट 3 को, जो कुछ भी आपके पार्ट 3 के अंदर आ रहा है। बट 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट पेटिशन जरूर फाइल कर सकते हैं इन केस अगर आपके ये राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं। तो यहाँ पे आपका पार्ट 3 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है हम लोग जंप करेंगे पार्ट 4 पे, जो कि डील करता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, जिसे कि हम बोलते हैं DPSP। अगर आपका लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज, अगर आपको लगता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका कोई टॉपिक पहले कवर होना चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।